बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर जो 23 बायोटेक्नोलॉजी है उसका नेक्स्ट लेक्चर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक साइंटिस्ट है कैरी बी म्यूलिस, उसने 1983 के अंदर डेवलप किया। अभी तक जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो हमने स्टार्ट किया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था क्लोनिंग ऑफ जीन से, तो हमने कहा था क्लोनिंग ऑफ जीन के लिए दो मेथड होते हैं। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले इस मेथड की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जो पहले मेथड इस्तेमाल होते थे जीन की कॉपी करने के लिए, उनके दो नुकसान थे। तो वो टाइम कंज्यूमिंग थे और दूसरा एक्सपेंसिव थे। लेकिन जब हम उनके कंपैरिजन में पीसीआर को देखते हैं तो पीसीआर एक तो बहुत तेज़ी से कॉपी करता है, यानी इससे आप कह सकते हैं टाइम कम लगेगा। पीसीआर क्रिएट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ ए सिंगल जीन और एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए इन क्विकली इन ए, और एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर वो अपनी मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकता है। अच्छा, दूसरी आप कह सकते हैं कि ये हाईली स्पेसिफिक है कि एक सेल का जो डीएनए है उसका मिलियंथ पार्ट को भी ये कॉपी कर सकता है, यानी एक छोटे से जीन को भी ये कॉपी कर सकता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो दूसरा फायदा ये है कि जो टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस है कि डीएनए और जीन एक ही चीज़ होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो जीन है बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस देन 1 पार्ट इन ए मिलियन ऑफ टोटल डीएनए सैंपल, कि हमारा जो डीएनए का सैंपल है उसका अगर मिलियंथ यानी 10 लाखवें हिस्से से भी अगर छोटा पार्ट है तो ये इट कैन इजीली कॉपी, वो उसको बड़ी आसानी से कॉपी कर सकता है। कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक छोटा सा जीन भी हम इसके ज़रिए से बड़ी आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा क्यों गया है? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 20 पढ़ा होगा, तो उसमें एक आप कह सकते हैं प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का अगर आपको प्रोसेस आता है तो ये टॉपिक समझना आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। नहीं भी आता तब भी सिर्फ आप लोगों ने जहन में रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की कॉपी बनती है, और डीएनए की कॉपी बनाने के लिए जो मेजर इंजाइम है, वैसे तो काफ़ी सारे इंजाइम इस्तेमाल होते हैं, जो मेजर इंजाइम है वो पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है। मेजर इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है और इसी वजह से इसका नाम रखा गया पॉलीमरेज। दूसरा कि जब ये कॉपी करता है डीएनए पॉलीमरेज तो पीसीआर के अंदर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर एक ही आप कह सकते हैं जीन की कॉपी बनती है, फिर उस कॉपी की मज़ीद कॉपीज़ बनती हैं, फिर उस कॉपीज़ की मज़ीद कॉपीज़ बनती हैं, यानी साइक्लिंग और रिसाइक्लिंग और रेप्लिकेशन ओवर रेप्लिकेशन के एक ही डीएनए को बार बार कॉपी किया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, यानी एक ही रिएक्शन अगर बार बार दोहराया जा रहा हो, बार बार रिपीट किया जा रहा हो उसी तरीके से, तो वो चेन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो इसको चेन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज विल कैरी आउट रेप्लिकेशन ओवर एंड ओवर, और इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं दफ़ा रेप्लिकेशन होती है कि जो डिज़ायर्ड हमारे पास डीएनए है उसकी लाखों अरबों कॉपियाँ बन सकती हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसकी लिमिटेशन एक है कि इस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं बनती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वहाँ दो काम इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी हो रही थी और प्रोडक्ट भी बन रही थी। लेकिन अगेन अगर हमें प्रोडक्ट बनवानी है या बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को बनवाना है, तब हमारे पास जो जीन क्लोनिंग में जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जब हमें प्रोटीन की प्रोडक्ट चाहिए होगी, क्योंकि जीन ने प्रोटीन बनानी है, जीन की जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन होती है, तो पीसीआर में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनती। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसका जो प्रोसेस होता कैसे है? सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक जीन है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हमने इसकी कॉपी करनी है। जो डीएनए का मालिक्यूल होता है वो डबल स्टैंडर्ड है, एक एंड 3 to 5, दूसरा उसके अपोजिट होता है 3 to 5 डायरेक्शन में। अच्छा, सबसे पहले जब हम इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास आप लोगों को पता है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, चैप्टर 20 में भी इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है। अच्छा, जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो एक कोवलेंट बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक कमज़ोर बॉन्ड है।
हम क्या करते हैं कि जब इस डीएनए के मालिक्यूल को हीट करते हैं 1 मिनट के लिए, और ऑलमोस्ट जो हीटिंग है वो तकरीबन 90 से 95 सेंटीग्रेड तक हम हीटिंग करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर होने की वजह से टूट जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा मजबूत है, इसके लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं हीट चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड के दरमियानी बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन, और बाद दफ़ा इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीनेचरेशन। ये दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये दोनों स्टैंड अलहदा हो जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ डीएनए रेप्लिकेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें हम ये बात डिस्कस करते हैं, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी एक खासियत है, इसकी एक करैक्टरिस्टिक है। वो करैक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि ये अगर ऑलरेडी इसको एक छोटा सा पीस बना के दे दिया जाए डीएनए के स्ट्रैंड का, तो ये सिर्फ उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है, मज़ीद आके एक्सटेंड कर सकता है। यानी जैसे मैं कहता हूँ एक गाड़ी है, उसको स्टार्ट चाबी ने करना है और चलाना ड्राइवर ने है। अब ड्राइवर चाबी के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता, ना चला सकता है, लेकिन अगर चाबी गाड़ी को स्टार्ट कर दे उसके बाद फिर ड्राइवर उस गाड़ी को चला सकता है। तो सेम यहाँ है, आप ये समझ लें कि जो डीएनए पॉलीमरेज की खासियत ये है, इट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। यानी जब किसी डीएनए स्ट्रैंड पर पहला न्यूक्लियोटाइड कॉपी के लिए लगाना है तो पहला न्यूक्लियोटाइड कभी भी डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगा देगा, उसको ऑलरेडी एक छोटी सी चेन चाहिए न्यूक्लियोटाइड की जो पहले बनी हुई हो, फिर वो सिर्फ प्रोसेस को मजीद बढ़ाएगा और कंप्लीट करेगा। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा ना, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए, और जब गाड़ी सिर्फ चाबी का काम सिर्फ स्टार्ट करना है और गाड़ी चलाना ड्राइवर का काम है, तो सेम यहाँ है। तो इस वजह से अब डीएनए के स्ट्रैंड तो ओपन हो गए, अब हमने दो स्ट्रैंड को ओपन करके इसको भी सिंगल स्ट्रैंड बना दिया, इसको भी सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मेथड है उसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। उसमें क्या होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, अब ये वाला स्ट्रैंड भी अपने साथ एक नया स्ट्रैंड बना के डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ये डीएनए का बन जाएगा, और ये वाला भी अपने साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना के ये एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। तो इस तरह आप कह सकते ये पुराने स्ट्रैंड और इसके साथ एक नया स्ट्रैंड बने। लेकिन इस नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है प्राइमेज। डीएनए रेप्लिकेशन में वो एक छोटी सी चेन न्यूक्लियोटाइड के बना के देता है जिसका नाम है प्राइमर। ठीक है, बिफोर कैरिंग आउट पीसीआर, इससे पहले कि पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करे, प्राइमर क्या है, प्राइमर एक सीक्वेंस ऑफ अबाउट 20 बेसिस, ये 20 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है, दैट आर कॉम्प्लीमेंटरीली टू द बेसिस ऑन द आइदर साइड ऑफ टारगेट डीएनए। कॉम्प्लीमेंटरीली का क्या मतलब है कि हमारे पास सपोज मैं कहता हूँ ये डीएनए काफ़ी बड़ा डीएनए है, तो ये इसके न्यूक्लियोटाइड है, हमने इसके ऊपर कॉपी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पहला न्यूक्लियोटाइड कभी भी डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगाएगा, बल्कि एक छोटी सी चेन प्राइमर की शक्ल में यहाँ लगाई जाएगी। कॉम्प्लीमेंटरी से क्या मुराद है कि डीएनए के स्ट्रैंड में ए लगा है तो प्राइमर में टी होगा, अगर यहाँ जी है तो प्राइमर में सी होगा, अगर यहाँ सी है तो जी होगा, अगर यहाँ टी है तो आपको पता है कि एट जी सी कि जब भी बेस पेयरिंग होती है तो ए का कॉम्प्लीमेंटरीली न्यूक्लियोटाइड टी है और जी का सी है, सी का जी है और टी का ए है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये 20 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको प्राइमर कहा जाता है वो टारगेटेड डीएनए पर 3 एंड पे लगाया जाता है। जैसे आपको ये रेड कलर का नजर आ रहा होगा तो ये प्राइमर है। लेकिन जब हमने टेम्परेचर ज्यादा किया था तो बॉन्ड टूटा था, अब हमने इस प्राइमर को ऐड करना है तो बॉन्ड बनाना है, तो अगर बॉन्ड बनाना है तो हीट को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ टेम्परेचर तकरीबन 50 to 55 सेंटीग्रेड तक कूल किया जाता है इसको 2 मिनट के लिए, और फिर उसको प्राइमर ऐड कर दिया जाता है ताकि ये प्राइमर इसके साथ बॉन्ड आसानी से बना ले। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग। जी, जब 3 एंड पर प्राइमर लग गया, इस स्ट्रैंड पर भी, इस स्ट्रैंड पर भी, अब हमारे पास अच्छा प्राइमर की नीड तो हमने डिस्कस नहीं किया। प्राइमर की नीड हमें क्यों, डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, कि ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। इट ओनली कंटिन्यू एंड एक्सटेंड द प्रोसेस, ये सिर्फ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है या एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, जब हमारे पास प्राइमर लग जाएगा, अब
जनाब डीएनए पॉलीमरेज बादशाह सलामत आएंगे और यहाँ न्यूक्लियोटाइड ऐड करके इस स्ट्रैंड को भी पूरा कर देंगे। तो पहले 5 एंड बनता है नए स्ट्रैंड का, और इधर से क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उस तरफ से रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा जहां प्राइमर लगा है, उसके अपोजिट चलेगा। तो अपोजिट स्ट्रैंड हमेशा 5 और 3 एंड बनेगा। इस तरह ये भी आप कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया है। तो पहले एक मॉलिक्यूल था, अब डीएनए के 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब क्या होगा, अब ये दोनों मॉलिक्यूल ओपन होंगे, दोनों मॉलिक्यूल ओपन होंगे, यानी आप ये समझ लें। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ थोड़ी सी जहन में रखेंगे कि टेम्परेचर को यहाँ तकरीबन 70 से 75 के दरमियान बढ़ाया जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास जो इंजाइम जिसने यहाँ पॉलीमराइजेशन करनी है वो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो पीसीआर में हम इंजाइम इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन सा इंजाइम है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पीसीआर के लिए एक हम स्पेसिफिक इंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ये एक स्पेशल इंजाइम को इस्तेमाल क्यों किएगा, पहले आप लोगों ने इसके रीज़न सुननी है। जिस वक्त हम प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हीट करते हैं, अगर हम ह्यूमन सेल से या बैक्टीरियल सेल से, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल से इंजाइम लेते हैं या ह्यूमन सेल से इंजाइम लेते, तो वो आमतौर पे टेम्परेचर इनसेंसिटिव होते हैं। इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर हाई होने पे डिनेचर हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर क्या होता था कि हमें हर स्टेप के लिए नए इंजाइम ऐड करने पर, हीटिंग के बाद हमें नया इंजाइम ऐड करना पड़ता था। फिर उसके बाद हमने कॉपी की, फिर जब ये नए स्टैंड बनेंगे, इनको ज़ाहिर बात है क्योंकि एक चेन रिएक्शन है ना, एक से रिसाइकलिंग होती है, एक से ये 2 बनेंगे, फिर ये 2 4 स्टैंड में ओपन हो जाएंगे, फिर चारों के साथ एक एक नया स्टैंड बन जाएगा, 4 कॉपीज़ बन जाएंगी। 4 जो डबल स्टैंड है वो फिर ओपन होकर 8 स्टैंड बनाएंगे, फिर 8 के साथ नए स्टैंड बन के 8 कॉपीज़ बन जाएंगी, 8 से 16, 16 से 32, और विद इन आप कह सकते हैं मिनट्स या विद इन आवर्स आप मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हो इस प्रोसेस के ज़रिए से। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जिस वक्त हम प्रोसेस के स्टार्ट में हीट करते थे, तो अगर एंजाइम हीट सेंसिटिव है तो ज़ाहिर बात है वो तो डीनेचर हो जाएगा। इस वजह से हमें ज़रूरत ये पड़ रही थी कि कोई ऐसा एंजाइम हो जो हीट करने से, ये जो 90-95 टेम्परेचर है, इस पर भी आप कह सकते हो वो डीनेचर ना हो। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस इक्वेटिकस। ये गर्म चश्मों में रहता है, तकरीबन 120 सेंटीग्रेड, 130, 150 तक ये टॉलरेट करता है। अच्छा, इसका इस टेम्परेचर के ऊपर टॉलरेट करना ये शो करता है कि इसके एंजाइम इस टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होते, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता टेम्परेचर के बढ़ाने से बैक्टीरिया की एंजाइम डीनेचर हो जाए तो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। तो साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया से ये डीएनए पॉलीमरेज लिया है। चूंकि ये थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया है, इस वजह से इसके से लिया जाने वाला जो एंजाइम है TAQ, टैग पॉलीमरेज कहलाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, जो हमें शुरू में चाहिए था डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस की सेपरेशन यानी स्ट्रैंड को ओपन करने के लिए। अगर हम ये टैग पॉलीमरेज डाल दें तो हर दफ़ा जब नया स्टेप शुरू होगा तो फिर हमें दोबारा नए एंजाइम ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतने टेम्परेचर पे ये सर्वाइव या डीनेचर नहीं होता। तो इसकी टैग पॉलीमरेज की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, नीडेड। और ये हाई टेम्परेचर चाहिए क्यों होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सेपरेट करने के लिए। इसी वजह से देयरफॉर एप्लीकेशन नॉट नीड टू बी इंटरप्टेड, फिर डीएनए एप्लीकेशन रुकती नहीं है बाय द नीड टू ऐड मोर इंजाइम, सिर्फ इस ज़रूरत की वजह से नहीं रुकती कि उसको और इंजाइम चाहिए। अच्छा, आजकल ये जितने भी स्टेप, पहले तो मैनुअल था कि किस वक्त टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, किस वक्त कम करना है, फिर इसका किस वक्त मॉडरेट टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी यहाँ 90+ टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ इस स्टेप के अंदर तकरीबन 50+ टेम्परेचर होना चाहिए, इस स्टेप में तकरीबन 70+ टेम्परेचर होना चाहिए। अब पहले ये सारा काम मैनुअली होता था, लेकिन ज़ाहिर बात जो भी काम मैनुअल हो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन आजकल हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है थर्मो रिसाइकलर या PCR मशीन। इसमें जस्ट हम सैंपल डालते हैं, अपने एंजाइम डालते हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद कॉपी बना के दे देता है। किस वक्त इसने टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, फिर बढ़ाना है, ये खुद इसको पता है। हमें बार बार अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस ऑटोमेटिक
प्रोसीजर की वजह से अब जो पीसीआर है ये एक रूटीन वर्क बन गया है। जैसे आप आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ रही है कपड़े धोने की, आप कपड़े उसमें डाल दें, उसके बाद फिर वो खुश करके कपड़े आप लोगों को देती है। अब उसकी वजह से बड़ी आसान हो गया कपड़े धोना, हर बंदा, इवन मैं भी कपड़े धो सकता हूँ। तो थर्मो रिसाइकलर चूँकि एक ऑटोमेटिक मशीन है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रोसीजर पहले जो थोड़ा सा मुश्किल था वो अब बहुत ही आसान हो गया, और जो चीज़ आसान हो वो एक रूटीन में आ जाती है। तो ये हमारा पीसीआर का टॉपिक है। अगले 2 लेक्चर में पीसीआर बार बार इस्तेमाल होगा, तो इस वजह से अगले 2 लेक्चर सुनने से पहले आप लोगों को ये अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर भी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप कह सकते हैं इसके हवाले से, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है, और इवन इंटी टेस्ट के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।